Hello everyone, welcome to the dynamic study. This is our curiosity concept video 9 और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये नोटिफिकेशन 2006 होता क्या है। जिसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे या तीन पार्ट में, वो टाइम बताएगा। अभी तो फिलहाल पार्ट 1 है ये इसका। इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि आपके ये इन्वायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है यूनिट 8 में, उसका जो हेडिंग है, टाइटल है, वो है इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। फिर उसमें जो सब हेडिंग मेंशन की गई है वो है आपकी EIA नोटिफिकेशन 2006। और सिर्फ यही नोटिफिकेशन ही नहीं, उसमें टाइम टू टाइम होने वाले सारे अमेंडमेंट को भी आपको जानना है। अब अगर बात अमेंडमेंट की होती है तो उसी कोई भी चीज़ होती है तो उसको ही रिफॉर्म किया जाता है, थोड़ा बहुत काट छांट के, बढ़ा के, घटा के, ये अमेंडमेंट का रूप होता है। बट अगर कोई नया ही नोटिफिकेशन आ जा रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में होगा और इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी करंट्स क्यों सी वो रिलेटेड है, पीपल एंड इन्वायरमेंट का पार्ट हो सकता है वो, बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हो सकता है वो। और क्योंकि क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है तो इस सेकेंड पार्ट में भी पूछे जाने के चांसेस हैं EIA 2020 के बारे में। फिर लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन बना नहीं है, तो मैं ब्रीफली एक बार ऐसे ही बता देना चाहता हूँ आपको। इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं EIA 2020 को डिटेल में आपको बताना चाहूँगा और मुझे खुशी भी होगी इस बात की। देखो, कोई भी चीज़ें अगर आती हैं, जैसे EIA नोटिफिकेशन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की आप बात कर रहे हो अगर, तो उसमें ये होता है, जब भी आप इन्वायरमेंटल कंजर्व की बात करोगे तो ये होगा कि आप और ज़्यादा कंजर्वेशन को प्रमोट करोगे। कोई भी चीज़ अगर लेके आते हो आप, चाहे वो गाइडलाइन हो गया, रूल हो गया, एक्ट हो गया, कोई अमेंडमेंट करते हो, कोई चीज़ ऐड करते हो, तो उसमें ये चीज़ें होंगी कि हाँ अब पहले ये था, अब इसको हम इन्वायरमेंटल कंजर्व के लिहाज से इसको हम और प्रमोट कर रहे हैं, इसको और स्ट्रिक्ट बना रहे हैं। बट जो EIA 2020 की नोटिफिकेशन आई हुई है, नोटिफिकेशन अभी ये बना नहीं है, जो आया हुआ है, कोई भी चीज़ जब आती है तो उसको पहले पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन कर दिया जाता है कि इस पर पब्लिक की राय क्या है। तो फिलहाल 2 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन इस पैंडमिक की वजह से इसकी पब्लिक रीच नहीं हो पाई, तो पब्लिक्स ने या स्टूडेंट्स ने, NGO ने, बाकी लोगों ने ये डिमांड किया कि इसकी टाइम को एक्सटेंड किया जाए। तो अभी उस टाइम को एक्सटेंड किया गया है आगे के लिए 2 महीने में भी, शायद अगस्त तक है। MOEF की साइट पे आप विजिट कर सकते हो, उसने नोटिफिकेशन दिया है कि एक्सटेंड किया गया है अच्छे तरीके से। तो इसमें इसको इसलिए ब्लेम किया जा रहा है, इसका इस तरीके से इसको कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है EIA 2020। क्यों? इसमें कुछ चीज़ें ऐसे ही मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आप इसको सेंट्रल ओरिएंटेड ज़्यादा कर दिया गया है कि हाँ इसमें पावर ज़्यादा दे दी गई है, जैसा कि 1994 में था। है इसमें भी कैटेगराइज दोनों, लेकिन ओरिएंटेड ज़्यादा दे दिया गया। ओरिएंटेशन इसका एक तरीके का आप कह सकते हो झुकाव हो गया है उस साइड। फिर और जैसे कि स्ट्रेटेजिक वर्ड्स इसमें भी यूज़ है, आपके 2006 में भी, उसमें भी यूज़ किया गया है, मतलब प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज़ को। तो स्ट्रेटेजिक वर्ड्स में ये होता है कि ये थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड या किसी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड हो जाते हैं जिनका EIA होना ज़रूरी नहीं होता, उनको तुरंत ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है। अगर वो स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट इसमें अपने आप को इंक्लूड कर लिया तो उसको ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जल्दी मिल जाएगा, बाकी के झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा उसे। तो बहुत सारी इसकी डीमेरिट्स हैं, ये भी एक डीमेरिट्स है इसकी जो मैंने आपको दो बताया। तो फिलहाल क्योंकि 2006 बेस है और इसी का मॉडिफाइड वर्जन, एकदम नया वर्जन वो कह के ले आ रहे हैं, लेकिन 2006 जो है इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है 2020 के लिहाज से भी, और बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके सिलेबस का पार्ट है ये। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड क्या होता है ये। देखो, आप पहले की बातें जब आप देखोगे तो उसमें ये होगा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जैसी ओरिएंटेड या थीम बातें नहीं होती थी। पहला जो कॉन्सेप्ट था लोगों का वो ये था कि हाँ डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से देखते जाओ आप, फिर धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़, बाकी जो कंट्रीज़ थी, वो धीरे धीरे EIA को प्रमोट किया और ले आया। इंडिया में हमारा जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ वो था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 में, जो कि जस्ट बाद आया किसके, भोपाल गैस ट्रेजिडी। इसका नाम ही ट्रेजिडी दिया गया है, वाकई में ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। तो उससे 3 दिसंबर को हुआ था ये 1984 में।
और अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि इसको डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, इमेजिन करो कि अगर EIA जैसी चीज़ें होती तो नुकसान उस लेवल पे होने के चांसेस शायद 70 से 80% तक रिड्यूस हो सकते थे, हो सकता था, क्योंकि होते आज भी हैं, केसेस आज भी आ रहे हैं और थोड़ा बहुत चीज़ें होती रहती हैं ऊपर नीचे गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो आप कह सकते हो कि उस बड़े लेवल पे होने के चांसेस कम थे, जवाबदेही उसकी बढ़ सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो EPA लाया गया कि बाकी चीज़ें अब जो होंगी वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को ध्यान में रख करके होंगी। तो इसी EPA में मेंशन किया गया EIA को आपके। फिर जो पहला नोटिफिकेशन आया वो था आपका EIA नोटिफिकेशन 1994। उसमें कुछ कमियां थी, ऑब्वियस सी बात है, तभी 2006 आया। तो फिर आपका आया लास्ट में जो अभी तक चला आ रहा था वो था EIA नोटिफिकेशन 2006, 14 सितंबर 2006 को आया था। अब ऑब्वियस सी बात है 2006 लाया गया तो 1994 में कुछ तो कमियां रही होंगी। तो उस कमियां में व्हाट इज द कॉन्स्टेंट्स इन EIA नोटिफिकेशन, तो आप इसमें मेंशन किया गया है। तो आप देखिए, मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग जो होती है, स्क्रीन यानी छांटना, किसी भी चीज़ को छटनी कर देना कि हाँ ये सही है, एक क्राइटेरिया बना लो, फिर उसके बेस पे उसको छांटते जाओ कि हाँ ये इसमें फिट नहीं हो रहा है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। इसी बेस पे स्क्रीनिंग की जाती है, इससे फॉर्म की स्क्रीनिंग हो जाए, मेरिट के बेस पे स्क्रीनिंग कर देते हैं ना जॉब ऑप्स की। उसी तरीके की प्रोजेक्ट्स की भी स्क्रीनिंग होती थी कि हाँ इसको EIA चाहिए कि नहीं, ये स्क्रीनिंग यही बताता है आपको। स्टेप्स में आएगा ये आपके EIA स्टेप्स में, जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। कॉम्प्लेक्स मेथड था स्क्रीनिंग का, बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल कैटेगराइजेशन थे, एक तरीके का वो समझ से बाहर था, लोगों को बड़ा बेकार लगता था, सही नहीं लगता था। हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ क्लियरेंस, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज था, स्टेट का कोई उसमें रोल नहीं था। छोटी छोटी चीज़ें भी जो भी हों आपको उस सेंटर के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, वहीं से उसको क्लियरेंस मिलना था, जो कि डेवलपमेंट्स को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती थी। तो फिर नो स्टैंडर्डाइज्ड और स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर, किसी भी तरीके का कोई एक नॉर्म सेट नहीं किया गया था कि हाँ इस बेस पे हम आप क्या कहते हैं EIA होना ज़रूरी है, या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा ऐसा मेंशन है उसमें कि वो एक अमाउंट के बेस पे था उसमें डिस्कशन कि हाँ ये 50 लाख के ऊपर 5 करोड़ 10 करोड़ या 100 करोड़ ऐसे बजट्स के ऊपर थे कि प्रोजेक्ट बड़े हैं तो इनको मिलना चाहिए, से छोटे हैं थोड़ा बहुत, बट क्लियरली मेंशन नहीं था। रिक्वायरमेंट ऑफ अननेसेसरी डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स विथ एप्लीकेशन, कुछ भी वो सारी चीज़ें मेंशन किए गए थे जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था, आप ले आओ, उसको चाहिए उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए। उस टाइम पे बहुत सारे कागज़ लगते थे, बहुत सारे एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगती थी। जैसे आज के ज़माने में बैंक का फॉर्म अगर आप देखो, LIC का फॉर्म देखो, तो बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी होती है, कोई मतलब नहीं है उसका। रिक्वायरमेंट उसी तरीके से उस टाइम पे वो तो फॉर्म था ही, प्लस उसके साथ आपको अननेसेसरी डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स देने होते थे। नो फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल शेड्यूल ऑफ अप्रेजल मीटिंग, कोई भी नहीं था, उनको कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मीटिंग की टाइम कब होगा, कैसे होगा, कुछ डिसाइडेड नहीं होता था, उनका जब मन करता था वो कर लेते थे, किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था उनके ऊपर। टेक्निकल इशू ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रेजल, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन में और चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आएगी। आप बिना बताए आप अप्रेजल करने के लिए साइड विजिट करो या कुछ भी करो, एडिटिंग करो, तो उसमें दिक्कत आ सकती है अगर कमेटी पहुंचेगी तो। पुअर क्वालिटी ऑफ EIA स्टडीज़, एक्सपर्ट थे ही नहीं उसमें, एक्सपर्ट का जैसा कोई क्राइटेरिया मेंशन किया गया नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी उसकी पुअर हो ही सकती है। लॉन्ग एंड cumbersome process leading to delay at a various stage, लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा, cumbersome यानी बोरिंग, उबाऊ प्रोसेस था, लीडिंग टू डिले एट अ वेरियस स्टेज, दुनिया भर के स्टेजेस थे जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती थी, अब बहुत ज़्यादा बोरिंग और उबाऊ हो गया था 1994। तब हमारा आया 2006, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू रिमूव द कॉन्स्टेंट, जो कमियां थी अब द EIA नोटिफिकेशन 1994, EIA नोटिफिकेशन 2006 वाज पब्लिश्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मेन तो यही था कि हाँ इसकी कॉन्स्टेंट्स जितनी भी हैं उसको रिमूव किया जाएगा। जो इसका पाया, टू फॉर्मुलेट अ ट्रांसपेरेंट चीज़ें, यानी पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए, वहाँ पे सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज हो जाए, यानी स्टेट और
सेंट्रल के दो पार्ट में, एंड इफिशियंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो इनका मैकेनिज्म होता था, रेगुलेशन की बॉडीज अथॉरिटीज़ होती थी, वो पर्याप्त हो, वो स्टेट्स लेवल पे अलग हो और सेंट्रल लेवल पे अलग हो, प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन प्रोसेस जैसी चीज़ें। टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी इन्वायरमेंटल सेफगार्ड एट अ प्लानिंग स्टेज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका ऑब्जेक्टिव था। थर्ड था इनका टू इन्वॉल्व स्टैक होल्डर्स, जितने भी स्टैक होल्डर्स थे उनको इन्वॉल्व किया जाए, किसमें, इन द पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस, पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। यही तो ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, यही तो डिसेंट्रलाइज होने की बात हुई, और यही असली मायने में ये हुआ कि आप इन्वॉल्व कर रहे हो पब्लिक कंसल्टेशन में। इन्हीं चीज़ों के ये बेस्ट प्रोसेस थे और पूरी तरीके से ये बेस्ट नोटिफिकेशन 2006 माना जाता है अभी तक, तो जब तक 2020 नहीं आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसका एक नटसेल में डिस्कस कर दे रहा हूँ कि 2006 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा ही, लेकिन देखो जो टर्म ऑफ रेफरेंस आया था, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उसमें ये पूछा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस किस EIA के स्टेप में सेट किया जाता है, तो वो होती है स्कोपिंग स्टेज, इतना आप ध्यान में रखो। तो हाँ, तो टर्म ऑफ रेफरेंस जो होती थी वो डिसाइड किए जाती थी प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी के द्वारा। अप्रेजल कमेटी जो थी, एक्सपर्ट कमेटी थी, इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो डिसाइड की जाती थी प्रोजेक्ट एज अ डिसाइडेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी। पावर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, टू विजिट द साइट एंड होल्ड पब्लिक, उसमें पावर दी गई उनको, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट रखे गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ डिफाइन किया गया है नोटिफिकेशन 2006 में कि हाँ ये इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, PhD होल्डर होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अपने फील्ड के माहिर होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी बताई गई हैं उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना एमिनेंट पर्सनालिटी कुछ आएगा तो रिफॉर्म करेगा, तो उसको पावर दी गई एक अच्छे तरीके से कि आप साइट पे विजिट करो, आप ये एक्शन ले सकते हो, आप ये ले सकते हो। आपको EIA में अगर आ रही है कोई प्रपोजल तो आपके पास ये पावर है। कंसल्टेशन एंड मीट एक्सपर्ट टू डिसाइड द TOR, कंसल्टेशन टू मीट एक्सपर्ट टू डिसाइड द TOR, एक्सपर्ट्स ही जो है वो मीटिंग करके डिसाइड करेगा टर्म ऑफ रेफरेंस। Clear mention of appraisal process, very defined and well arranged and well managed systematic appraisal process इसमें define किया गया है। The consultation process has been divided into public hearing for local people and submission in writing form from other interested parties। ये भी ट्रांसपेरेंसी का बेस्ट एग्जाम्पल था कि कंसल्टेशन प्रोसेस को पब्लिक हियरिंग, लोकल पीपल से सबमिशन लेकर के आप इंटरेस्टेड पार्टी जो भी और हो, पूरी तरीके से ये एकदम ट्रांसपेरेंसी थी इसमें। रिडक्शन इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एंटायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस, काफ़ी इन्वायरमेंटल जब होता तो ऑब्वियस सी बात है, कोई का क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहता है और उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में 6 महीने लग जाएंगे या 2 महीने लग जाएंगे। गवर्नमेंट प्रोसेस काम कितना स्लो तो आपको पता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। EIA जैसी चीज़ें अगर इंडिया में हैं तो उसमें इतना लंबा समय लग रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर या फिर हमारे इंडिया के ही जो इन्वेस्टर होंगे वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात, वो कहीं करना चाहेंगे जहाँ वो तुरंत पैसा फेंके और काम हो जाए उनका। तो इसमें इस चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है, और गवर्नमेंट का जो क्लेरिफिकेशन है 2020 के लिए कि सेंट्रलाइज हम क्यों किए हैं, ताकि जल्दी से क्लियरेंस दे सकें, स्ट्रेटजिक वर्ड्स, इसीलिए वो उनका अपना स्टैंड है। जावड़ेकर साहब ने कहा था वो 2020 के लिए है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी, लेकिन आप इन्वायरमेंट रिफॉर्म की बात अगर आप करते हैं, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात, या ये बना ही है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, और आप उसको डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर सकते। तो मोर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट विद इन अ परव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए जो कि पहले मेंशन नहीं थे। शेड्यूल 1 में अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है पूरा। अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिसाइड किया गया, अलग किया गया। नो कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट के बेस पे कैटेगराइजेशन हटा दिया गया। साइज ऑफ और कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट डिटरमाइन वेदर इट इज क्लियर्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। साइज कितना है, कितना बड़ा है आपका प्रोजेक्ट, कैपेसिटी उसकी क्या है, उस बेस पे ये डिफाइन करेगा कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा क्लियरेंस के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, कौन इसको क्लियरेंस देगा। प्रोविजन ऑफ फॉर्म एंड एक्सपर्ट पैनल द एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी
इसमें स्टेट लेवल पे भी बनाया गया कि हाँ स्टेट लेवल पे भी आपकी SEAC यानी स्टेट इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी होगी, और इसको पूरी तरीके से 2006 के सेकेंड ऑप्शन में पूरी तरीके से मेंशन किया गया अच्छे तरीके से। इंट्रोडक्शन अबाउट स्कोपिंग विच वाज मिसिंग इन अर्लियर नोटिफिकेशन, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा है, सबसे बड़ा अच्छी क्वालिटी है। 2-3 क्वालिटी जैसे स्कोपिंग का इंट्रोड्यूस होना, टर्म ऑफ रेफरेंस का इंट्रोड्यूस होना, कैटेगराइजेशन जो उसका हुआ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट से हटा देना, वो इसके एक्सटेंट के बेस पे, इम्पैक्ट के बेस पे कि हाँ पीपल पे क्या इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों पर डिसाइड करना, साइज और कैपेसिटी जैसी चीज़ों को बेस पे उसको कैटेगराइज करना, डिसेंट्रलाइज करना, ये सब साइलेंट फीचर है 2006 नोटिफिकेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके EIA नोटिफिकेशन 2006 का जो फॉर्म है ये पूरे 12 पॉइंट्स में अच्छे तरीके से डिसाइड किया गया है। पहला जो था वो नोटिफिकेशन बताया गया है कि हाँ ये इतने सब क्लास शेड्यूल इतने में इसको बनाया जा रहा है, ये है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, EPA का पार्ट होते हुए भी 1994 का ये है मेमोरेंडम, इसके ये रूल, इसके रेगुलेशन, ये चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इसमें प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया कि हाँ शेड्यूल सॉन्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हैं। स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEAC जो मैंने बताया, SEAA वो भी इसमें पूरी तरीके से किया गया। फिर कैटेगराइजेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, A और B 2 पार्ट्स में, स्टेट और सेंट्रल यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ। स्क्रीनिंग स्कोपिंग एंड अप्रेजल कमेटी, ये चीज़ें अच्छी हुई इसमें। अप्लीकेशन फॉर प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देंगे आप, इसमें पूछे तरीके बताया गया कि आप कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होगा। स्टेज इन अ प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, इसमें आपका 2 सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया गया। द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस फॉर न्यू प्रोजेक्ट, प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन और चेंज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इन अ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। फिर 8 नंबर पे आपका आता है ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, वैलिडिटी ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, वैलिडिटी क्या होगी, पोस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस and operation of EIA notification 1994 till disposal of the pending cases, चलता रहेगा वो। ये इसका समरी फॉर्म है जिसको मैं डिस्कस करूँगा, सारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता इस वीडियो में, बट इसमें मैं मेरा जो पार्ट है वो ये है कि मैं कैटेगराइजेशन तक मेंशन करूँगा, आपको डिस्कस करूँगा। सब डिस्कस करना भी जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उतना ही डिस्कस करूँगा। तो ये आपका जो मैंने बताया कि हाँ ये डिस्कस किया गया है कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अंडर सब रूल ऑफ द रूल 5 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 फॉर इम्पोजिंग अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी और ऑन एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज बेस्ड ऑन, देखो प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज 2 चीजें वर्ड यूज होते हैं हर जगह, बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एज इंडिकेट इन अ शेड्यूल टू नोटिफिकेशन being undertaken in any part of India unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objective of national environmental policy as approved by Union Cabinet on 18th May 2006 and the procedure specified in a notification by the central government or state और यूनियन टेरिटरी लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी SE जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का जो पार्ट किया गया, टू कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ कंसल्टेशन विथ किसके से, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्ट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3। ये थोड़ा क्या कहती है उनकी रूल की लैंग्वेज है, थोड़ी सी उनकी जो नोटिफिकेशन बनाया गया उसके अकॉर्डिंग है। सब सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 for the purpose of this notification was published in a Gazettes of India Extraordinary Part 3 subsection 2 वाइड नंबर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 15 सितंबर 2005 ऐसी चीज़ें मेंशन की गई हैं, इसको आप पढ़ लोगे एज ही मैंने उसको नोटिफिकेशन से इसमें इंक्लूड कर दिया है। देखो फिर उसके बाद आता है आपका रिक्वायरमेंट जो था कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, किस चीज़ का प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होना जरूरी है। तो प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज शैल रिक्वायर प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी विच शैल हियर आफ्टर रिफर टू बी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट फॉर
मैटर फॉलिंग अंडर कैटेगरी है, जो कैटेगरी है कैटेगरी बी, इन दोनों को देखो, जितने भी प्रोजेक्ट्स, ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ होंगी लिस्टेड होंगी शेड्यूल उनमें, उनको पूरा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, फिर उसको वो कैटेगरी और कैटेगरी बी में डिवाइड करके लेंगे। सो इसमें यही मेंशन किया गया है इन सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट चाहिए, प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए आपको पूरी तरीके से, एक्सपेंशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, और उसमें पूरी तरीके से शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है अच्छे तरीके से। फिर आपका आता है स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जो बनाई गई है स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, हेयर इन आफ्टर रिफर टू एज अ SEIAA रिफर्ड किया जाएगा, शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 एंड 96 कंप्राइजिंग ऑफ द 3 मेंबर, इसमें देखो मेन चीज जो है कंप्राइजिंग ऑफ द 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड मेंबर सेक्रेटरी टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, ये चीजें हैं। फिर आपका जो कैटेगराइजेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आपके पूछे जाने वाले चीजें हैं। प्रोजेक्ट्स इन शेड्यूल फर्स्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जो भी प्रोजेक्ट शेड्यूल 1 में डिस्कस किए गए, मैं पूरे प्रोजेक्ट्स को एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि कितने कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कितने ये नोटिफिकेशन क्लियरेंस चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट्स में बताओ मुझे कि आपको इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको इस पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर बना करके आपको दूंगा। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया शेड्यूल 1 के जो भी हैं। कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स जो भी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, यानी कैटेगरी ए प्रोजेक्ट विल रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद कैटेगरी बी जो है विल रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, बट हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट विल फर्स्ट क्लासीफाई इफ द बी प्रोजेक्ट फॉल अंडर B1 और B2 कैटेगरी। B1 project will be required preparation for EIA reports while remaining projects will be termed as B2 project. B2 will not require EIA। तो B1 और B2 2 पार्ट में डिवाइड करेगा जो होगा आपका स्टेट वाला। फिर B1 को जो होगा EIA चाहिए और B2 का EIA नहीं चाहिए। Well defined screening process with the projects divided into 2 category. Category A, all project and activity require EIA study and clearance from the central government. Category A में आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को, सारे एक्सपेंडेशन को, सारी एक्टिविटीज को, मॉडर्नाइजेशन जो भी कर रहे हो आप, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए तो चाहिए। और कैटेगरी बी में जो भी है इसमें अब 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा स्टेट। अप्रेजल कमेटी जो कि इसीलिए बनाई गई थी वो डिवाइड करेगा। अप्रेजल कमेटी जो प्रॉपर मेंशन किया गया है B1 और B2 को, इसमें आप B1 को चाहिए और B2 को रिक्वायर्ड EIA नहीं है किसी भी तरीके का। ये सेम इट एज वर्ड्स जो आपके नोटिफिकेशन में दिए गए हैं कि ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, कैटेगरी ए एंड बी, बेस्ड ऑन द स्पेशियल एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल। किस बेसिस पे ए और बी को डिवाइड किया गया है? स्पेशियल एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेस, ये सारी चीजें। ऑल प्रोजेक्ट ऑन एक्टिविटी इंक्लूड एज अ कैटेगरी ए एंड शेड्यूल इंक्लूडिंग एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन चीजें, जो ये सब सारी चीजें होंगी ये कैटेगरी ए में आएंगी। और जो कैटेगरी ए और बी में डिवाइड किया गया उनका बेसिस होगा क्या कि हाँ ये प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, इसका स्पेशियल एक्सटेंट कितना होगा, ये कितना बड़ा है, इसका एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी इसकी इम्पैक्ट के बेसिस पे एनवायरमेंट को किस लेवल तक ये डैमेज कर सकता है, किस एयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉइल पे इम्पैक्ट, जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो उसके बेसिस पे ये बताएगा कि हाँ EIA इसका होना जरूरी है कि नहीं और किस कैटेगरी में आ रहा है, ए या बी में। जो मैंने आपको वीडियो 7 में बताया था रिस्क के बारे में, इसका डायरेक्ट रिस्क है, इनडायरेक्ट रिस्क है, लॉन्ग टर्म रिस्क है, शॉर्ट टर्म रिस्क है, इसका स्पेशियल एक्सटेंट कितना है, जो बेस लाइन स्टडी आप करोगे रिस्क असेसमेंट में उसी बेसिस पे इसको बताई जाती है पूरी तरीके से। तो ये बी के बारे में ये भी पूरी तरीके से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आएंगे उसमें इसके आगे की बातें लेकर के आएंगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंस है क्या है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जिस चीज़ पे भी आपको कंफ्यूजन हो कुछ को आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल ट्राई टू मेक अ सिंपल एंड क्लेरिफाई वीडियो उस आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।